दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। सिटी चैनल की खबर का हुआ असर। ऊर्जा मंत्री ने मोबाइल फोन पर बुजुर्ग महिला से की चर्चा, लाखों रुपए का बिजली का बिल कराया माफ। गरीब महिला के लाखों का बिजली का बिल का था मामला। बुजुर्ग महिला से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने की फोन पर चर्चा, महिला का बिल कराया गया माफ। बिजली विभाग के डीजीएम के फोन से महिला ने की ऊर्जा मंत्री से बात। महिला का पूरा बिल माफ किया गया है। महिला दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर अपना जीवन यापन कर रही थी। महिला के घर केवल एक बल्ब और एक पंखा लगा था। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण महिला का 2.5 लाख रुपए का बिल आया था। सिटी चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था। दूरसंचार के क्षेत्र में हुई क्रांति का अधिकतम उपयोग गुना पुलिस परिवार द्वारा पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में किया जा रहा है। आज शहर के मुख्य मार्गों सहित अधिकांश हिस्से में जन भागीदारी से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे शहर में होने वाले अधिकांश अपराधों पर नियंत्रण हो रहा है। जो अपराध हो भी रहे हैं उनका शीघ्र खुलासा भी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हो रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि आम आदमी जागरूक हो और जन भागीदारी से अपनी कॉलोनियों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में व्यवहार कुशल और मिलनसार व्यक्ति हैं। एक बार अगर कोई उनसे मिल लेता है तो वे खुद ब खुद अपनापन महसूस करता है। 6 जून 1953 को जन्मे रामवीर सिंह रघुवंशी गुना जिले के ही निवासी हैं। 1979 में डॉक्टर बनने के बाद सरगुजा में उनकी डॉक्टरी के पद पर प्रथम स्थापना हुई। इसके बाद डॉक्टरी सेवा काल गुना जिले में रहा। उसके बाद 1982 से रिटायर्ड होने तक गुना अशोकनगर जिले में ही पदस्थ रहे। वर्तमान में डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी संविदा पर बूढ़ाबालाजी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 68 साल की उम्र में जो जज्बा डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी के अंदर है, उससे युवा प्रेरणा ले सकते हैं। आइए देखिए उनके साथ एक खास मुलाकात। चाचौड़ा कुमराज में नशे के अवैध कारोबार पर पूछे गए सवाल पर पुलिस अधीक्षक ने कहा, कार्रवाई जारी है। नशे के कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुना जिले में चल रहे जुआ और टांग पर पूछे गए सवाल पर पुलिस अधीक्षक गुना बोले, कार्रवाई जारी है। जो भी मामले प्रकाश में आएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक गुना की अनूठी पहल, घर घर जाकर पुलिस वैक्सीनेशन के लिए कर रही प्रेरित, परिणाम अच्छे आ रहे हैं। इस पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, पुलिस परिवार के 20 स्तर के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आम आदमी को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लॉकडाउन 2 के खत्म होने के बाद बाजार में बढ़ती भीड़ पर पुलिस की शीतलता पर पूछे गए सवाल पर पुलिस अधीक्षक गुना ने कहा कि आम आदमी को अपना खुद ध्यान रखना पड़ेगा। पुलिस के अन्य और भी दायित्व हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा संजय स्टेडियम में लगाया गया तिरंगा। संजय स्टेडियम में तकनीकी खामी के बाद फिर से शान से लहराने लगा तिरंगा। आज सुबह तिरंगे के कुछ दृश्य फिल्माने के बाद हमारी टीम ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमित शोगानी से की बात। सिविल न्यायालय राधौगढ़ में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। रक्तदान शिविर में 33 लोगों ने किया स्वैच्छिक रक्तदान। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आह्वान पर जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश कुमार कोष्टा के निर्देशन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में तथा अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति राधौगढ़ राकेश कुमार जाटव न्यायाधीश सिविल न्यायालय राधौगढ़ में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रोटरी रॉयल का सपना, साइंस ट्रस्टी स्कूल का भवन अपना। साइंस ट्रस्टी स्कूल की भूमि पर भवन निर्माण के लिए पुण्य अर्जक राधा ज्वेलर्स परिवार द्वारा 1,50,000 रुपए की दान राशि दी गई। कुमराज में होने वाले पंच कल्याणक को लेकर हुई तैयारियां शुरू, सजाया गया भव्य पंडाल। राधौगढ़ में ड्यूटी कर गुना लौट रहे एसडीएम के गार्ड को पीछे से एक कार ने टक्कर मार दी। एक्सीडेंट में गार्ड बुरी तरह घायल हो गया, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया और सिर पर भी गंभीर चोट आई है। गार्ड का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। कार चालक टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया।
ग्राम पिपरौदा खुर्द में लगभग 50 वर्षीय एक वृद्ध बुजुर्ग ने अज्ञात कारणों के चलते लगाई फांसी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की शुरू। कोरोना महामारी से बचाव हेतु सर्वाधिक जोखिम श्रेणी में आने वाले श्रमिकों को, खासकर निर्माण श्रमिकों को वैक्सीन लगाए जाने के लिए आज 3 जून शनिवार को सुबह 9 बजे गुना शहर के स्थानीय जयस्तंभ चौराहे पर श्रमिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज 3 जुलाई को शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़ेवालाजी गुना पर विज्ञान एवं स्वास्थ्य जागरूकता वर्ष 2021 के तहत कोविड साक्षरता जागरूकता एवं इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं एवं वैक्सीनेशन लगवाना क्यों आवश्यक है, इस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज राधौगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सकतपुर में शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। हाई प्रोफाइल मुस्लिम समाज अध्यक्ष हत्याकांड का मामला। हत्याकांड में शामिल कुख्यात हिस्ट्री सीटर हनीफ खान को किया गया गिरफ्तार। छतरपुर से पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। 2 अन्य साथी आरोपियों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुस्लिम समाज के अध्यक्ष शफीक कुरैशी उर्फ काले खां की हत्या में थे ये शामिल। हत्याकांड के बाद से ही आरोपी चल रहे थे फरार। 35 से ज्यादा अपराधों का हिस्ट्री सीटर बदमाश है हनीफ खान। सचिव जिला विधि सेवा प्राधिकरण ने नेशनल लोक अदालत के संबंध में चाचौड़ा व राधौगढ़ के न्यायाधीश व अधिवक्ताओं के साथ ली बैठक। विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी किया निर्देशित। बरसात का मौसम अब नजदीक आने वाला है और नानाखेड़ी उमरी रोड पर बन रही सड़क का अभी तक नहीं हुआ काम। आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी चिंतक समूह गुना की ओर से कल गुना शहर में व्यापक रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत और समाधान पर विषय पर एक परिचर्चा कल शास्त्री पार्क गुना पर शाम 5 बजे रखी गई है। आज ग्राम भुलाय में शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। पंचायत मंत्री ने मगराना में उच्च स्तरीय पानी की टंकी की आधारशिला रखी। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने गुना ब्लॉक के ग्राम मगराना पहुंचकर जल निगम द्वारा बनाई जा रही उच्च स्तरीय पानी की टंकी की आधारशिला रखी है। इस दौरान कलेक्टर फ्रैंक नोवेले सहित जल निगम के अधिकारी गण उपस्थित रहे। आज राज्य शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने जिला शिक्षा अधिकारी पवार से बैठकर समय पर वेतन भुगतान की मांग रखी। इस मौके पर नवीन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी S.K. वशिष्ठ को माल्यार्पण कर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। राज्य शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र भार्गव, प्रांतीय उपाध्यक्ष कमलेश सिंह कुशवाहा, ब्लॉक अध्यक्ष रमेश अहिरवार ने समय पर वेतन भुगतान की मांग दोनों अधिकारियों के समक्ष रखी। 4 जुलाई को देवास जिले के नेवावर हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा हो एवं पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी एवं 10 लाख मुआवजा की राशि दे प्रदेश सरकार। इसको लेकर कल मध्य प्रदेश के सभी जिलों के आदिवासी संगठन एवं जय रक्षक विधायक डॉक्टर हीरा अलावा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में आदिवासी समाज शक्ति प्रदर्शन करेगा। जिला पंचायत सीईओ नीलेश पारिक ने किया टीकाकरण केंद्र उत्कृष्ट विद्यालय बीनागंज का औचक निरीक्षण। उत्कृष्ट विद्यालय बीनागंज में कोवैक्सीन के 2nd डोज के लिए सत्र आयोजित किया गया। सत्र के मध्य में जिला पंचायत सीईओ नीलेश पारिक द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। मध्य प्रदेश के गुना जिले में निर्माण करने के दौरान नाली हुई चोरी। विधायक से ग्रामीण ने की शिकायत। साहब 2019 में नाली स्वीकृत हुई थी, 2020 में पैसा भी निकल गया लेकिन नाली नहीं बनी है। इससे लग रहा है कि नाली बनने के बाद चोरी हो गई है। ये अजीबोगरीब पीड़ा गुना जिले के चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के देदला गाँव निवासी शिवराज मीना ने विधायक लक्ष्मण सिंह के समक्ष रखी। ये सुनते ही विधायक आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने तत्काल जनपद के जिम्मेदारों से उसी अंदाज में कहा कि जिसने नाली चुराई है उसी से पैसा वसूल कर नाली का निर्माण कराया जाए। जिला ई चिंतन सत्र शनिवार 3 जुलाई को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में वंशीलाल गुर्जर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा द्वारा जिला ई चिंतन सत्र में कृषि क्षेत्र में सुधार एवं उपलब्धियां विषय पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। जिला ई चिंतन सत्र में भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार, भाजपा के वरिष्ठ जन एवं गुना जिले के सभी मंडल अध्यक्ष एवं जिला अपेक्षित कार्यकर्ता एवं पार्षद गण उपस्थित रहे।
ब्लड से लेकर गरीबों के इलाज के लिए व्यवस्था का माध्यम बना व्हाट्सएप ग्रुप। शहर के एक व्हाट्सएप ग्रुप शेरों का लश्कर जो लगातार लॉकडाउन में गरीबों को खाना, राशन सामग्री और ब्लड की व्यवस्था करवाता आ रहा है। विगत दिन को शासकीय हॉस्पिटल गुना में राधुगढ़ निवासी संतोष सेन का 1.5 साल का बच्चा भर्ती था, जिसको डॉक्टर ने बी नेगेटिव ताजा ब्लड चढ़ने को कहा, जो बहुत कम लोगों का होता है। संतोष सेन के प्रयास करने पर भी परिवार या किसी मित्र के पास ये ब्लड नहीं मिला। ग्रुप संचालक आबिद खान को मदद के लिए किसी अनजान नंबर से कॉल पहुंचा और 15 मिनट में तुरंत ग्रुप सदस्य शफीक मंसूरी को शासकीय हॉस्पिटल बुलाकर ताजा बी नेगेटिव ब्लड बच्चे को चढ़ाया गया। ग्रुप के माध्यम से वैक्सीन महाअभियान में भी आबिद खान ने लोगों को जागरूक किया एवं ग्रुप के 40-50 सदस्यों के साथ खुद वैक्सीन लगवा चुके हैं। कलश यात्रा के साथ रामकथा का हुआ प्रारंभ। आरोन के समीप बमुरिया में आज से कलश यात्रा के साथ श्री राम कथा का आयोजन हुआ है। आज से होने जा रहे गांव में ही राम मोहन रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज भव्य कलश के साथ श्री राम कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ है। बेटी की शादी से 2 दिन पहले चोरी, नकदी, सोने चांदी के गहने चुरा ले गए चोर। बेटी की शादी में 2 दिन पहले ही हुए बेटी की शादी के 2 दिन पहले हुए एक परिवार के यहाँ चोरी की शिकायत थाने में 12 दिन बाद दर्ज कराई गई। यह वारदात आरोन के मठ मोहल्ला की बताई जाती है। परिवार अपनी बेटी की शादी की तैयारी में जुटा हुआ था। इसी दौरान किसी ने घर पर रखा लोहे का पीपा उठा लिया, जिसमें नकदी, जेवर और पुराने चांदी के सिक्के थे। मठ मोहल्ला निवासी टीकाराम पाल ने आरोन थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की शादी 20 जून को थी। इससे पहले 18 जून को घर पर चोरी हो गई। सिटी चैनल की खबर का हुआ असर। ऊर्जा मंत्री ने मोबाइल फोन पर बुजुर्ग महिला से की चर्चा। लाखों रुपए का बिजली का बिल कराया माफ। गरीब महिला के लाखों का बिजली का बिल का था मामला। बुजुर्ग महिला से ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने की फोन पर चर्चा। महिला का बिल कराया गया माफ। बिजली विभाग के डीजीएम के फोन से महिला ने की ऊर्जा मंत्री से बात। महिला का पूरा बिल माफ किया गया है। महिला दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर अपना जीवन यापन कर रही थी। महिला के घर केवल एक बल्ब और एक पंखा लगा था। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण महिला का 2.5 लाख रुपए का बिल आया था। सिटी चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था। जिनने साहब ने माफ कर दिया, पूरा माफ कर दिया। हाँ। तो साहब से आपने कुछ कहा नहीं माफ के लिए? नहीं, माफ की कही थी हमने सर से, कोई करने वाला भी नहीं है हमारे पास। तो आपने साहब को धन्यवाद नहीं कहा? नहीं कही थी ना उन्होंने, दिया ना धन्यवाद। पूरा माफ कर। मैं इनके घर पे आया था। इनका जो बिल का निराकरण हम लोगों ने, अम्मा जो आई थी 30 तारीख को, तो हमने उसी दिन निराकरण इनका करा दिया गया था। हमारे संज्ञान में आते ही निराकरण करा दिया गया था। जो तकनीकी कारण की वजह से जो इनका मीटर की रीडिंग जंप हुई थी, उसका निराकरण हम लोगों ने उसी तत्काल उस दिन करा दिया था, क्योंकि अम्मा को सूचना भी हम लोगों ने अभी आके उनको दे दी और माननीय मंत्री जी ने भी संज्ञान में लेते हुए तो इनका बिल महीने का 100 रुपये का है। और पूरा जो 2.5 लाख रुपए था उसको माफ कर दिया। दूरसंचार के क्षेत्र में हुई क्रांति का अधिकतम उपयोग गुना पुलिस परिवार द्वारा पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में किया जा रहा है। आज शहर के मुख्य मार्गों सहित अधिकांश हिस्से में जन भागीदारी से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे शहर में होने वाले अधिकांश अपराधों पर नियंत्रण हो रहा है। जो अपराध हो भी रहे हैं उनका शीघ्र खुलासा भी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हो रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि आम आदमी जागरूक हो और जन भागीदारी से अपनी कॉलोनियों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। तकनीकी और संसाधनों के अधिकतम उपयोग से इंसान अपराध पर भी नियंत्रण पा सकता है। ऐसी ही कुछ पहल गुना पुलिस और आम नागरिक मिलकर कर रहे हैं। हम खड़े हैं समय बलवंत नगर में और हमारे साथ हैं डॉक्टर एएस राजपूत साहब, जो कि नेतृत्व विशेषज्ञ। सर नमस्ते। सर, आपने यहाँ अपने कॉलोनी एरिया में पुलिस की जो व्यवस्था है सीसीटीवी कैमरे की, उसके तहत कैमरे लगवाएं, तो क्या सोचकर ये कैमरे लगवाएं और क्या व्यवस्था है? देखिए, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद गुना नगर में मैं मानता हूं कि निरंतर हम लोग समाचार पत्र के माध्यम से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं छुटपुट वारदातें हैं, चाहे वो गाड़ी चोरी से संबंधित हो या नॉर्मल घरों में चोरी से संबंधित वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है लगातार। वही सब देखते हुए इसके पीछे रेलवे ट्रैक है और जो कि ओपन है, बाउंड्रीज़ नहीं है, इसी को ध्यान में रखते हुए
कॉलोनी वासियों ने और हमने सबने मिलकर पुलिस के सहयोग से पुलिस कंट्रोल रूम कैमरास के द्वारा निगरानी करने का प्लान किया, जिसमें हमें पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिला। हमारे माननीय साहब और भूपेंद्र जी हमारे पास आए, उन्होंने भी सारी चीज़ें समझाई। और बाकी और भी जगह हमने देखे, शहर में और भी जगह इस तरह के कैमरा लगे हुए हैं, जिससे कि इस तरह की जो क्रिमिनल घटनाएं होती हैं उनके ऊपर अंकुश कहीं ना कहीं लग रहा है। उसके मुझे लगता है एक अच्छी चीज़ है, सभी लोगों को इसको लगना चाहिए। धन्यवाद। हमको खतरों के पार जाना है और सुहाना कल बनाना है। क्या पूरी व्यवस्था जिस शहर में चल रही है? और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हमने केंट और कोतवाली दोनों थाना क्षेत्रों में जन सहयोग के द्वारा लगभग अभी तक 156 कैमरे हमारे यहाँ चालू हैं जन सहयोग से, पुलिस कैमरे के अलावा। इसे अपराधों की ट्रेसिंग में कितना फ़ायदा होता है? अपराधों में 99% ज़्यादातर मामले पूरे ट्रैक हो जाते हैं और काफ़ी हद तक मदद मिलती है इनसे। क्या अपील आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से? हम सभी लोगों से ये निवेदन करते हैं, अपने घर में जो कैमरे लगाते हैं उनमें ज़्यादातर व्यू सही नहीं आता है और ख़र्चा भी ज़्यादा आता है। ये पूरा जन सहयोग से ही हो रहा है, तो कम से कम खर्चे में ऐसे कैमरे लगाएं जिससे ज़्यादातर आदमी 24 घंटे निगरानी कर सकता है। हमारे कंट्रोल रूम द्वारा 24 घंटे बाज किया जाता है इन सभी CCTV कैमरों में, कोई भी कैमरा कभी बंद नहीं रहता। इससे काफ़ी हद तक आपकी गुना शहर के सुरक्षा के प्रति आपका सहयोग के लिए भी हम अपेक्षारत हैं। कठिन वक्त है धैर्य के साथ बिताना है, अंधेरे मिट जाएंगे, आफत के बादल छट जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है। SP सर के मार्गदर्शन में और उनके विजन के अनुसार गुना शहर कस्बे में लोगों से जन भागीदारी के माध्यम से लोगों से चर्चा करके और CCTV कैमरे लगवाए जा रहे हैं। उद्देश्य हमारा ये है कि कैमरों के माध्यम से एक क्षेत्र में सुरक्षित माहौल, सुरक्षा का माहौल और लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े और पुलिस से समन्वय समझ बढ़े, इसका माहौल बने, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और हम लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए हमारे जो CCTV प्रभारी हैं तो साग में से भूपेंद्र सिंह सेंगर, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हम लोग लगातार मिलजुल करके प्रयास में हैं कि नज़दीकी और एक आने वाले समय में गुना शहर को एक बेहतर नेटवर्क दे सकें CCTV का, ताकि कभी कोई इंसिडेंट होता है तो उसके बारे में तत्काल जानकारी मिल सके। इसके पूर्व भी जो अभी तक जो कैमरे लगवाए गए हैं तो उसमें CCTV के माध्यम से कई घटनाओं को और महत्वपूर्ण घटनाओं को ट्रेस किया गया है और जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया है उनको बधाई के पात्र हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारे जो क्षेत्र के नागरिक हैं वो इसमें आगे आएँ, वो सहयोग करें। आपकी मुस्कान बचाने पुलिस आपके साथ है। अभी हमारे CCTV कैमरे पूर्व से लगे हुए थे काफ़ी। अब मेरे आने के बाद यहाँ मैंने देखा सभी ने जन सहयोग से और कुछ हमारे शासकीय व्यवस्थाओं से CCTV कैमरे कुछ बढ़ाए गए हैं। कुछ आउटर के एरिए, बाहर के एरिए जहाँ पे घटनाएं वारदात होती थी, शहर के कंजेस्टेड एरिए, सघन एरिए जहाँ पे दिन के समय में इस प्रकार की घटनाएं होती थी, उन सभी जगहों को हमने CCTV से कवर करने का प्रयास किया है और उनको माइक से भी हमने जोड़ा है ताकि कंट्रोल रूम में CCTV का प्रभारी वहाँ बैठ के और बता सकता है कि जय स्तंभ पे फलाने जी क्या कर रहे हैं या फला जगह भीड़ है या मास्क कोई नहीं लगाया है तो वो वहाँ से बताया जाता है कि आप लाल शर्ट वाले हैं, आप मास्क लगा लें। इस तरह की व्यवस्था हमने चालू की है। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। हमारी कई वारदातों को ट्रेस करने में हमें मदद मिली है, कानून व्यवस्था में मदद मिली है और अभी हम इसमें और आगे पूरे शहर को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, जन सहयोग से भी और हमारे माध्यम से भी। इसके अलावा हम सब डिवीज़न स्तर पे भी जाएंगे, जैसे चाचौड़ा, राघोगढ़ और इस तरह के जो कस्बे हैं, कुमराज, बड़े कस्बे हैं, वहाँ भी हम प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे करके CCTV से पूरा जिला कवर हो। सर, CCTV के लिए जन भागीदारी के लिए कोई अपील आप करना चाहिए?
मेरा अनुरोध है, ये सुरक्षा आपकी ही सुरक्षा है, प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा है। इसलिए अपने मोहल्ले का, अपने मार्केट का आप जहाँ भी उचित समझें प्लान बनाएं। और अगर आप जन सहयोग से, हमें ये आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र में नहीं है, जन सहयोग से आप सीसीटीवी अगर उपलब्ध कराते हैं कैमरे, तो उसका सही उपयोग हम हमारे कंट्रोल रूम से करवा लेंगे। उसको जुड़वा के उसको मॉनिटर करेंगे, उसकी देखरेख करेंगे, उसका मेंटेनेंस करेंगे, ये सब हम करेंगे। इसलिए जन सहयोग इसमें आवश्यक है। आपकी मुस्कान बचाने पुलिस आपके साथ है। चाचौड़ा कुमराज में नशे के अवैध कारोबार पर पूछे गए सवाल पर पुलिस अधीक्षक ने कहा, कार्रवाई जारी है, नशे के कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नशे के विरुद्ध कार्रवाई हुई है, एनडीपीएस एक्ट में लगातार हमने कार्रवाई की है। हमने केवल जिनसे मिला उनको नहीं, उसके अलावा जो मेन सप्लायर हैं उनको भी आरोपी बनाया है। तो सप्लाई तो कम हुई है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अभी इसमें और कार्रवाई की आवश्यकता है, जो हम कर रहे हैं। हमारी नज़र में है ऐसे इलाके, ऐसे आरोपी भी नज़र में हैं, जिनको हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं। और गुना जिले में चल रहे जुआ और टांग पर पूछे गए सवाल पर पुलिस अधीक्षक गुना बोले, कार्रवाई जारी है, जो भी मामले प्रकाश में आएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुआ और सट्टा और टांग, ये जो यहाँ की एक बहुत ज़्यादा मात्रा में चलने वाली चीज़ें थी, उनको पूरी तरह नियंत्रित करने का मैंने प्रयास किया है। काफ़ी जगह कार्रवाई भी हुई है और सख्त कार्रवाई भी कराई गई है। फिर भी अगर इस तरह की बातें जहाँ से सामने आती है, हम लगातार उसमें कार्रवाई करते हैं। सर, सीसीटीवी के लिए जन भागीदारी के लिए कोई अपील आप करना चाहिए? मेरा अनुरोध है, ये सुरक्षा आपकी ही सुरक्षा है, प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा है। इसलिए अपने मोहल्ले का, अपने मार्केट का आप जहाँ भी उचित समझें प्लान बनाएं। और अगर आप जन सहयोग से, हमें ये आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र में नहीं है, जन सहयोग से आप सीसीटीवी अगर उपलब्ध कराते हैं कैमरे, तो उसका सही उपयोग हम हमारे कंट्रोल रूम से करवा लेंगे। उसको जुड़वा के उसको मॉनिटर करेंगे, उसकी देखरेख करेंगे, उसका मेंटेनेंस करेंगे, ये सब हम करेंगे। इसलिए जन सहयोग इसमें आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक गुना की अनूठी पहल, घर घर जाकर पुलिस वैक्सीनेशन के लिए कर रही प्रेरित, परिणाम अच्छे आ रहे हैं। इस पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, पुलिस परिवार के बीट स्तर के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आम आदमी को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वैक्सीनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी लहर से अगर बच सकते हैं अपन, तो वैक्सीनेशन के कारण ही बच सकते हैं, अन्यथा तीसरी लहर का सामना करना ही करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा ये अभियान चालू किया गया है, जिसमें हमारे बीट स्तर के थानों में जो बीट होती है, वो छोटा इलाका होता है, उसमें बीट को प्रभारी को ये दायित्व दिया है कि आप अपने बीट को 100% वैक्सीनेट करवाइए। जब प्रत्येक बीट 100% वैक्सीनेट होगा तो पूरा थाना हो जाएगा, और सारे थाने हो जाएंगे तो पूरा जिला हो जाएगा। तो उसमें हमारे सामने सारे फिगर्स आ रहे हैं, कई जगह वैक्सीनेशन हुआ है, कई जगह नहीं हुआ है, कुछ कम हुआ है, तो उनको हम फिर प्रशासन को अवगत कराते हैं। हमारे कलेक्टर साहब भी इसमें तुरंत कैंप लगवा के वहाँ पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था करवाते हैं। इस तरह से वैक्सीनेशन की दिशा में काम चल रहा है। लॉकडाउन 2 के खत्म होने के बाद बाजार में बढ़ती भीड़ पर पुलिस की शीतलता पर पूछे गए सवाल पर पुलिस अधीक्षक गुना ने कहा कि आम आदमी को अपना खुद ध्यान रखना पड़ेगा, पुलिस के अन्य और भी दायित्व हैं। इसमें सभी को एक स्वयं अपनी तरफ से ध्यान देने की आवश्यकता है। पुलिस द्वारा लॉकडाउन के दौरान पूरी सख्ती के साथ व्यवस्था की गई थी। उसके बाद जब अनलॉक हुआ तो अनलॉक में जो एक व्यवस्था लगाई जानी वो लगाई जा रही है, लोगों को बताया भी जा रहा है। और अभी भी हमारा प्रयास निरंतर है कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और इन नियमों का पालन करें, अन्यथा तीसरी लहर का प्रभाव हो सकता है। इसके लिए समय समय पर कार्रवाई की जा रही हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा संजय स्टेडियम में लगाया गया तिरंगा, संजय स्टेडियम में तकनीकी खामी के बाद फिर से शान से लहराने लगा तिरंगा। आज सुबह तिरंगे के कुछ दृश्य फिल्माने के बाद हमारी टीम ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमित शौगानी से की बात। राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त हो गया था, इस कारण से लॉकडाउन के बीच में उसे उतार लिया गया था। लॉकडाउन होने के कारण टेक्निकल जो व्यक्ति उसको लगाता है वो नहीं आ पा रहा था। बजाज इलेक्ट्रिकल से वो व्यक्ति आता है, वो नहीं आ पा रहा था। लॉकडाउन के बीच में ही उसको कोरोना हो गया था, उसके बाद इस कारण से वो नहीं आ पाया था। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद वो जैसे ही आया, हम लोगों ने उसको टेक्निकल जो एक डिफ़िकल्टी थी उसको पूरा करके ध्वज फिर से स्थापित कर दिया गया है। आप सबसे अनुरोध है
कि जाकर उस ऐतिहासिक स्थान का पूरा लुत्फ उठाएं। अभी वहाँ पे पूरी लाइट, डेली आप शाम को वहाँ पे अपना समय गुजार सकते हैं और बहुत अच्छा हम लोगों ने उसको फिर से डेवलप करना है। अभी हम लोग उसमें एक गार्डन भी बनाने जा रहे हैं जो कि एक तरीके से एक्यूप्रेशर गार्डन होगा, एक नया ही गार्डन बनाने जा रहे हैं, उसको भी हमने उसमें प्लान किया है। शीघ्र ही आप वहाँ जाएं, उसका लुत्फ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिविल न्यायालय राधौगढ़ में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। रक्तदान शिविर में 33 लोगों ने किया स्वैच्छिक रक्तदान। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आह्वान पर जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश कुमार कोष्टा के निर्देशन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में तथा अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति राधौगढ़ राकेश कुमार जाटव न्यायाधीश सिविल न्यायालय राधौगढ़ में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज सिविल न्यायालय राघवगढ़ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 33 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया है। यह शिविर मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आह्वान पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजेश कुमार कोष्टा साहब के निर्देशन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राकेश शर्मा साहब के मार्गदर्शन में यहाँ तहसील विधिक सेवा समिति राघवगढ़ के द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में हम सहित मिलकर के न्यायालयीन कर्मचारीगण और पुलिसकर्मी और अध्यक्ष अभिभाषक संघ एवं अन्य अधिवक्ता गण और अन्य पक्षकार एवं नागरिक लोगों ने इस और 33 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। ग्राम पिपरौदा खुर्द में लगभग 50 वर्षीय एक वृद्ध बुजुर्ग ने अज्ञात कारणों के चलते लगाई फांसी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की शुरू। क्या फांसी लगाई है आपके कौन थे? हमारे पापा जी। क्या कारण रहा है इनका? इसका मतलब कुछ नहीं रहा, वो तो मुझसे बोली मैं शादी में आप शादी निकल जाओ, मैं शाम का आऊँगा 5-6 बजे। मैंने फ़ोन लगाया, फिर मुझसे बोला मैं कहीं लेट हो जाऊँगा। फिर मैंने दोबारा लगाया फ़ोन, फिर बोला कि बेटा कहीं घर पे कोई नहीं है, मैं रह जाऊँ, तुम शादी कर लो। तो घर पे कोई नहीं था? कोई नहीं था। और मैं आया सुबह 8:30 के समथिंग, तो मुझे पूरे दरवाजे खुले मिले, बाहर के ना अंदर के जो सोते थे वो वाले। क्या नाम था इनका? विजय सिंह का। कितनी उम्र थी? 45 वर्ष। कितने बच्चे हैं? 2 लड़का है। हाँ। ऐसे कुछ पहले बताया, कुछ विवाद या कुछ परेशानी उनके लिए? कुछ भी दिक्कत नहीं थी। किस चीज़ से कैसे उनने आत्महत्या की? वो हमारी मम्मी की साड़ी रखी थी सब अलमारियों में जमी गई, और पंखा का कुंदा था उससे धूली मिली मेरे। कब की घटना है? मुझे पता नहीं सर, वो रात की बात है। आज रात में थे। और शादी में कब गए थे आप? हम सर सुबह निकल गए शादी में। कल सुबह निकले? और क्या, घर पर कुछ नहीं, कोई नहीं था? कोई नहीं था। क्या नाम है? बंटी। मेरा बंटी पाल। कोरोना महामारी से बचाव हेतु सर्वाधिक जोखिम श्रेणी में आने वाले श्रमिकों को, खासकर निर्माण श्रमिकों को वैक्सीन लगाए जाने के लिए आज 3 जून शनिवार को सुबह 9 बजे गुना शहर के स्थानीय जयस्तंभ चौराहे पर श्रमिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या है? आज कोरोना की बीमारी की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार पूरे शहर के अंदर वैक्सीन लगाने का जो कार्यक्रम लगातार जारी है, और उच्च जोखिम की श्रेणी वाले जो भवन निर्माण के श्रमिक हैं उनमें जागरूकता पैदा करने के मकसद से आज 3 जून को शनिवार के दिन सुबह 9 बजे से 10 बजे के दरमियान एक जागरूकता शिविर का आयोजन स्थानीय जयस्तंभ चौराहे पर श्रमिक चौक पर रखा गया, जिसमें सभी उपस्थित श्रमिकों से ज़्यादा संख्या में वैक्सीन लगाने का, जिससे कि कोरोना से उनका बचाव हो सके और सभी लोग सुरक्षित रह सके, उनको प्रेरित किया गया। इस मौके पर जिला श्रम विभाग के श्रम निरीक्षक श्री राम कुमार चौधा और हमारे वरिष्ठ ट्रेड यूनियन लीडर श्री नरेंद्र सिंह भदौरिया एवं निर्माण मजदूर संगठन के साथी एवं ऑटो चालक यूनियन एटक के अध्यक्ष मुश्ताक खान सहित सभी साथी उसमें उपस्थित थे, और कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने
निर्माण मजदूरों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवा सकें। और ये कार्यक्रम हमारा लगातार, जागरूकता वाला कार्यक्रम लगातार चलेगा। जगह जगह जहाँ भी श्रमिक वर्ग के लोग काम करते हैं उनके बीच में हम जागरूक करेंगे और उनको वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। पानी चिंतक समूह गुना की ओर से कल गुना शहर में व्यापक रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत और समाधान पर विषय पर एक परिचर्चा कल शास्त्री पार्क गुना पर शाम 5 बजे रखी गई है। साथियों नमस्कार। गुना शहर के लोग पर्यावरण को लेकर बड़े सजग और सावधान हैं। गुना में हम पानी को लेकर, पेड़ों को लेकर, जंगल को लेकर, तालाब को लेकर, नदियों को लेकर लगातार काम करते रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर भी छुटपुट प्रयास हुए हैं, सार्थक प्रयास हुए हैं। एक बार फिर नगर के लोगों ने निश्चय किया कि हम इस वर्ष की बारिश के पहले कुछ काम वाटर हार्वेस्टिंग पे करें। इसको लेकर कल रविवार को शाम को 5 बजे शास्त्री पार्क पर एक जल चिंतकों की, पानी चिंतकों की एक बैठक रखी गई है, जिसमें हम लोग मिलकर तय करेंगे कि गुना में किस तरह से हम वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल स्तर को बढ़ाने का प्रयास कर सकें। आप सभी लोगों से आग्रह है कि कल शाम को 5 बजे शास्त्री पार्क पर पधार कर इस जल चिंतन बैठक में शामिल होने की कृपा करें। थैंक यू। पंचायत मंत्री ने मगराना में उच्च स्तरीय पानी की टंकी की आधारशिला रखी। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने गुना ब्लॉक के ग्राम मगराना पहुंचकर जल निगम द्वारा बनाई जा रही उच्च स्तरीय पानी की टंकी की आधारशिला रखी है। इस दौरान कलेक्टर फ्रैंक नोवेले सहित जल निगम के अधिकारी गण उपस्थित रहे। को जल्दी से जल्दी अपने काबू में ले लिया और आज हमें खुशी है कि गुना जिले में एक भी मरीज कोरोना का आज आंकड़ों में नहीं आ रहा है। इसके लिए मैं कलेक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमने अपने प्रयासों से कल बमोरी का, पूरे जिले का सबसे पहले ऑक्सीजन का प्लांट हमने बमोरी में कल लोकार्पित किया है, जिसमें करीब 100 सिलेंडर पर डे हमको बड़े वाले सिलेंडर प्राप्त हो सकेंगे। और इसी तरीके से गेल का एक प्लांट हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल गुना में लगवा रहे हैं, साड़ा कॉलोनी रावगढ़ में लगवा रहे हैं, चांचोड़ा में लगवा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी हम अपने चिकित्सालयों की व्यवस्था को और अच्छा करना चाहते हैं, जिससे कि कभी भी कोई महामारी आए, जैसा वैज्ञानिकों ने कहा है कि तीसरी लहर आ सकती है जो बच्चों को प्रभावित करेगी, तो उसके लिए भी कलेक्टर महोदय ने 100 बेड का अस्पताल पूरा ऑक्सीजन से जोड़ा हुआ लाइन के साथ में हमने गुना में बनके तैयार कर लिया है। कभी भी कोई समस्या आएगी तो हम उसको पूरी तरह से लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। बस आपसे मेरा सबसे एक ही कहना है कि अधिकांश लोग यहाँ खड़े हुए हैं, किसी के पास मास्क नहीं है। ये देखो चंद्रमान सिंह गजराई हंस रहे हैं, खुद डॉक्टर है मगर मास्क नहीं पहने। तो मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, क्योंकि ये बातें हमको करनी पड़ेंगी। सरकार हमको चेतन कर सकती है, हमको सावधान कर सकती है, मगर ये कार्य हमको करना है। तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि भैया क्या तौलिया से ढको मगर अपनी नाक को ढक के रखो और खासकर बच्चों का विशेष ध्यान रखो। तो आप सबको बेटे की शादी से 2 दिन पहले चोरी, नकदी, सोने चांदी के गहने चुरा ले गए चोर। बेटी की शादी में 2 दिन पहले ही हुए बेटी की शादी के 2 दिन पहले हुए एक परिवार के यहाँ चोरी की शिकायत थाने में 12 दिन बाद दर्ज कराई गई। यह वारदात आरोन के मठ मोहल्ला की बताई जाती है। परिवार अपनी बेटी की शादी की तैयारी में जुटा हुआ था। इसी दौरान किसी ने घर पर रखा लोहे का पीपा उठा लिया, जिसमें नकदी, जेवर और पुराने चांदी के सिक्के थे। मठ मोहल्ला निवासी टीकाराम पाल ने आरोन थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की शादी 20 जून को थी। इससे पहले 18 जून को घर पर चोरी हो गई। क्या नाम है आपका? अभी आपके यहाँ पे चोरी हुई थी कुछ दिन पहले, उसमें क्या क्या गया था और किस दिन चोरी हुई थी? 18 तारीख की रात में हुई थी चोरी जी। उसमें 30,000 रुपये नकदी थी और बाकी के इसमें सोना चांदी था। सुनने में आया जिस दिन चोरी हुई थी उसके 2 दिन बाद आपकी लड़की की शादी थी। हाँ, 20 तारीख को मेरी बच्ची की शादी थी, 18 तारीख को चोरी हो गई है। फिर कैसे क्या मैनेजमेंट कर पाए आप? तो सब दोस्तारों ने मिलकर नहीं अरेंजमेंट करवाया। अच्छा, शादी तो ठीक हो गई थी, लेकिन अब दोस्तों ने तेरा पास आधा, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा था।
सारा सामान था, पैसे ढीले तो सोते सब ले चुके। क्या क्या सामान गया उसमें? चांदी के जेवर में 2 जोड़ी सोने के बाला थे, एक अंगूठी थी, एक मंगलसूत्र था, 20 गुरिये थे, 20 चूड़ी थी, 4 जोड़ी, एक करदौनी थी, 2 जोड़ी पायजब थी और पैर में पहनने वाली। अच्छा, ये शादी मतलब आपकी जो चोरी हुई थी कौन सी जगह हुई थी? मठ मोहल्ले में। अच्छा, मठ मोहल्ले में आप रहते हो? किराए से रहता हूँ मैं मठ मोहल्ले में। अच्छा। मेरा मकान गिर गया था, मेरी कुटी आ रही थी, मेरा मकान गिर गया था, फिर मेरी कुटी नहीं आई तो मैं 2 साल से किराए से रह रहा हूँ। और FIR कितने दिन बाद हुई उसमें? FIR 10 दिन बाद हुई। अच्छा, चलिए ठीक। कल 4 जुलाई को फेफड़ों के विशेषज्ञ डॉक्टर अवरेज सोलत रहेंगे गुना में। फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं के मरीज उनसे परामर्श ले सकते हैं। स्थान है मानसी मेडिकल स्टोर, पुष्कर कॉम्प्लेक्स के सामने, दुबे कॉलोनी, गुना। हेलो, मैं हूं डॉक्टर अवरेज सोलत, चेस्ट रोग विशेषज्ञ। मैं आ रहा हूं गुना 4 जुलाई को मानसी मेडिकल स्टोर पर। बेसिकली जितने भी लोग जो कि लंग्स की बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे कि एलर्जी है, एस्थमा है, टीबी है या लंग्स की अन्य किसी भी तरह की बीमारी, वो मुझसे बिल्कुल आके परामर्श कर सकते हैं और मैं बिल्कुल उनकी सहायता करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं, धन्यवाद। हाई प्रोफाइल मुस्लिम समाज अध्यक्ष हत्याकांड का मामला। हत्याकांड में शामिल कुख्यात हिस्ट्री सीटर हनीफ खान को किया गया गिरफ्तार। छतरपुर से पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। 2 अन्य साथी आरोपियों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुस्लिम समाज के अध्यक्ष शफीक कुरैशी उर्फ काले खां की हत्या में थे ये शामिल। हत्याकांड के बाद से ही आरोपी चल रहे थे फरार। 35 से ज्यादा अपराधों का हिस्ट्री सीटर बदमाश है हनीफ खान। गुना शहर में दिनांक 27 जून को शफीक उर्फ काले खां का हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी थे, उन 3 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने तत्परतापूर्वक तत्समय ही कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया था। इसके बचे हुए मुख्य सरगना हनीफ एवं उसके अन्य सहयोगी साथी जो इस हत्याकांड को जिन्होंने अंजाम दिया था, इस प्रकार से 4 आरोपी फरार थे। इन आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम बनाई गई। 5 टीम अलग अलग इसमें कार्य कर रही थी, जिन्होंने कि न केवल मध्य प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश के बाहर भी इनको तलाश किया। शातिर आरोपी हैं, कई स्थानों पर ये जाते रहे, अपना स्थान बदलते रहे। इन्हें छबड़ा, राजगढ़, शाजापुर, ग्वालियर, झांसी इत्यादि अन्य स्थानों पर तलाश किया। अंततः छतरपुर में इनके होने की भी सूचना प्राप्त हुई, जहां हमारी विशेष टीम पहुंची पतारासी करते हुए। वहां इनका होना ज्ञात हुआ था। पुलिस इनके नियत स्थानों पर जब पहुंची तो वहां से ये भाग खड़े हुए। उसके पश्चात लगातार इनको ट्रैक किया जाता रहा। छतरपुर में जिन लोगों ने इनको शरण दी थी, इनके घरों में ये शरण पाए हुए थे, उनको 212, 216 IPC के तहत हत्या के मामले में शरण देने में आरोपी बनाया गया है। उनको भी गिरफ्तार किया गया। उसके पश्चात इनकी लगातार सघनतापूर्वक तलाश की गई तकनीकी साधनों के माध्यम से, और हमारी टीम ने मुखबिरी के माध्यम से और स्वयं दिन रात मेहनत करके एक विशेष टीम इसमें लगी रही। इन्हें हरिपुरा के पास जंगलों में इनका लोकेशन प्राप्त हुआ, जहां पर टीम ने घेर कर इनको गिरफ्तार किया। ये शातिर अपराधी हैं। जघन्य हत्याकांड इनके द्वारा किया गया है। इनके द्वारा घटना के पूर्व एवं घटना के पश्चात जो आतंक फैलाया गया था, उससे शहर में काफ़ी तनावपूर्ण वातावरण और दहशत का माहौल निर्मित हुआ था। बाजार बंद हुए, लोग दहशत में आ गए थे। घटना के पश्चात भी इस तरह की इनके द्वारा धमकियां दी जाती रहीं। अतः इनके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA की कार्रवाई हनीफ के लिए की गई है और उसको राष्ट्रसभा में निरुद्ध किया गया है। साथ ही 302 के तहत और अन्य धाराओं के तहत मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। PR लेकर
अग्रिम पूरी कार्रवाई की जाएगी। असलहा उससे जब्त किया जा रहा है, बाकी सभी कार्रवाई उसमें की जा रही है। 4 आरोपी इसमें पकड़े गए हैं। मुख्य सरगना जो हनीफ है, इसके साथ 4 आरोपी पकड़े गए हैं। इनकी एक ये बहुत ही कुत्सित या बहुत कहना चाहिए कि अच्छी हरकत नहीं रही कि इन्होंने इस हत्याकांड में नाबालिग बच्चों को इस्तेमाल किया, उन्हें अपराध की तरफ प्रेरित किया, दुष्प्रेरित किया और इस तरह के विधि विवादित बालक भी इसमें आरोपी बने। यह एक बहुत गंदी मानसिकता का परिचायक है और इसमें भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हमारी सभी टीम जिन्होंने इस पूरे एपिसोड में अच्छा काम किया है, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को जल्दी से जल्दी निकालने में अपना पूरा समय लगाया, बड़ी मेहनत की, उसको पृथक से अच्छा पुरस्कार दिया जा रहा है। डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में व्यवहार कुशल और मिलनसार व्यक्ति हैं। एक बार अगर कोई उनसे मिल लेता है तो वे खुद ब खुद अपनापन महसूस करता है। 6 जून 1953 को जन्मे रामवीर सिंह रघुवंशी गुना जिले के ही निवासी हैं। 1979 में डॉक्टर बनने के बाद सरगुजा में उनकी डॉक्टरी के पद पर प्रथम स्थापना हुई। इसके बाद डॉक्टरी सेवा काल गुना जिले में रहा। उसके बाद 1982 से रिटायर्ड होने तक गुना अशोकनगर जिले में ही पदस्थ रहे। वर्तमान में डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी संविदा पर बूढ़े बालाजी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 68 साल की उम्र में जो जज्बा डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी के अंदर है, उससे युवा प्रेरणा ले सकते हैं। आइए देखिए उनके साथ एक खास मुलाकात। जिले के सबसे सीनियर मोस्ट डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी साहब से। इनके साथ के जितने भी डॉक्टर्स हैं, या तो वो रिटायर होकर घर बैठ गए हैं या इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सिटी चैनल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं बात कर रहा हूँ आपसे सबसे पहले इनिशियल स्टेज की, जब आपने इस डॉक्टरी के पेशे को ज्वाइन किया, तो क्या आज के माहौल में और उस जमाने के माहौल में क्या अंतर है? देखिए, धीरे धीरे समस्याएं बदल रही हैं। पहले जो है बहुत कम साधन होते थे और हम लोग जो है जब 79-80 में जब डॉक्टर बने, उस समय हम लोगों को उल्टी दस्त एक बहुत बड़ी समस्या होती थी। अधिकांश डॉक्टर उल्टी दस्त की वजह से या तो बीएमओ नहीं रहना चाहते थे या फिर वो नौकरी छोड़ जाते थे। मैं पहले दिन जब सरगुजा से ट्रांसफ़र होकर थाडोरा आया तो मऊ आलमपुर गाँव में जब हमको जाना पड़ा तो हम करीब 100 पूड़ी रख कर ले गए। हम 6 लोग थे। वो हमने पानी पड़ते पड़ते रास्ते में खाई। फिर वहाँ जाकर सरपंच साहब ने खाना बनवाया और हमने करीब 100-125 लोगों को वहाँ बोतल वगैरह लगाई। तो वो माहौल और आज का माहौल अलग है। आज हर जगह गाड़ी जा रही है, आराम से काम हो रहा है। डॉक्टर साहब, वो तो सही बात है, पर जो आज का प्रेशर है डॉक्टरी के पेशे में और उस ज़माने के प्रेशर में ज़मीन आसमान का अंतर है। सही बात। उस समय एक्चुअली क्षेत्र तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता था और मरीज का संस्थाओं तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल होता था। लोग आप सामान्यतया नदी नाले खटिया पे मरीज को रख कर पार करके लाते थे और हमारे पास भी अस्पताल में जैसे स्वास्थ्य केंद्रों में कम बिस्तर होते थे, तो मैं अक्सर वहाँ साड़ोरा में ऐसे ही करता था कि तुम तो भैया पलंग अपना ले आओ, लेटे रहो और हम सेवा करें। नहीं, पहले तो साधनों की कमी थी जैसे आप बोल रहे हैं, और अब सोशल मीडिया के माध्यम से आदमी इतना जागरूक हो गया है और इतने सादे साधन हो गए हैं लोगों के पास, और मेडिकल साइंस ने भी पिछले 40-42 सालों में बहुत उन्नति की है, ये आप मानते नहीं? बिल्कुल, इससे काफ़ी अंतर आया जागरूकता, काफ़ी अंतर। अब मेरा एक सवाल है कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर रहते समय साड़ोरा में जो प्रेशर आपने मेंटेन किया और आज के बीएमओ पर कितना प्रेशर महसूस होता है? देखिए, प्रेशर आज भी है, लेकिन अब इस समय गुणात्मक स्थिति अलग अलग है। जैसे पहले उल्टी दस्त जैसी चीज़ें समस्या होती थी और वो भी कांच की बोतल आती थी, तो जब हम जाते थे तो कई बार हमको भी सिर पर रख के ले जाना पड़ रहा था। आज कम से कम डॉक्टर को कीचड़ में नहीं ले जाना, सिर पर बोतल रख के नहीं, साधन उपलब्ध हो गए। आज साधन बहुत उपलब्ध हैं। दूसरी बात क्या है, आज गांव-गांव मोबाइल हैं, आशाएं हैं, सभी हैं। लेकिन अब जो समस्या है, अभी तक बड़ी शांति चल रही थी, लेकिन कोरोना ने वो पूरी स्थिति जो है पलट दी। कोरोना की जो लहर है, पहली और दूसरी लहर, उसको अपने जीवन काल, आप लगभग 65 से 70 साल के बीच के होंगे, तो आपने इतनी भीषणतम बीमारी, कभी महामारी आपने जीवन काल में पहले कभी देखी? देखिए, पहले उल्टी दस्त किसी गांव में हो जाना ही बड़ी समस्या रहती थी। टीम आज पैदल गई और वहाँ पर 60-70 लोगों को इलाज किया,
फिर लौट आए, और आते ही दोबारा खबर आ जाती थी कि नहीं साहब इतने लोग और हो गए। तो जो समस्या आज इस समय जितने लोगों मतलब स्वर्गवासी हुए हैं कोरोना से, उस समय मलेरिया और उल्टी दस्त से भी करीब करीब इतने लोग हो जाते थे। डॉक्टर साहब, एक बड़ा परिवर्तन पिछले 20-30 सालों में आया है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो सेवा हुआ करती थी, अब व्यावसायिकरण हो गया इनका लगभग। लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आ गए हैं जो मनमाना पैसा ले रहे हैं। तो इसको आप अपने जीवन काल में किस रूप में देखिए, पहले क्या था कि लोगों के यानी घर में जब भी कोई मरीज़ बीमार होता था तो उनके जो है चिकित्सक से आत्मीय संबंध होते थे, या जैसे हम जब इलाज करते थे लोगों का साड़ोरा में, हम जानते थे या तो आदमी को नाम से जानते थे, या हम जो है पूरे एरिया में था जो जिला वाले हैं, जलालपुर वाले हैं, इस तरह की स्थिति हमारी रहती थी। लेकिन आज जो है क्या है कि जो बड़े बड़े अस्पताल खुल गए हैं वो जो है ऐसे लोगों ने खोले हैं, या तो वो खुद डॉक्टर नहीं है या फिर किसी कंपनी के अस्पताल चल रहे हैं, तो वहाँ जो डॉक्टर है उसको जो है उनके अनुशासन में रहना पड़ता है और उनके हिसाब से चलना पड़ता है। ये एक बड़ी समस्या है। नहीं, आदिकाल से ही औसत दान और ज्ञान दान जो बड़े दान हैं उनमें इनकी गिनती है। अब उसकी जगह एकदम व्यवसायीकरण हो गया, सब मतलब व्यवस्थित है, आपको 5 स्टार सुविधा मिल जाएंगी उसमें। तो ये बड़ा परिवर्तन आप महसूस करते हैं कि नहीं करते? जी बिल्कुल, मैं महसूस करता हूँ। और इस सब की जो वजह रही वो ये रही कि लोगों ने सुविधा भोगी हुआ नहीं, आदमी जो है उन लोगों ने कंट्रोल किया जो लोग खुद डॉक्टरी का मतलब नहीं समझते थे। जैसे लोग घुसे और वो अस्पताल में जो है लैट्रिन तरफ साफ है कि नहीं, इधर साफ है कि नहीं, ये देखने लगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि मरीज़ को कोई दवाई मिल रही है कि नहीं, मरीज़ को डॉक्टर किस प्रकार की सेवाएं दे रहा है। इसलिए जब लोगों का कारपोरेट का इस तरफ ध्यान गया तो उन्होंने इस प्रकार की सुविधा बढ़ा के लोगों को आकर्षित करना, मतलब 5 स्टार संस्कृति को जन्म देके लोगों ने इस व्यवस्था, इस जो वैक्यूम था उसका लाभ उठाया। उसका लाभ देखिए, सरकारी अस्पताल में पहले सब सुविधाएं मिलती थी, डॉक्टर के मरीज के बहुत अच्छे रिलेशन होते थे और डॉक्टर उसका जो है निःशुल्क उपचार करता था और दवाई भी कम से कम खरीदवाते थे। लेकिन क्या है कि जब लोग वहाँ निरीक्षण करने वाले जो आए, जो नॉन मेडिकल लोग थे, तो वो लोग वहाँ पर यही कहते थे, अरे यहाँ लैट्रिन तरफ गंदगी पड़ी है, अरे ये झाड़ा नहीं है। अब ये बताओ, सीमित साधनों में ना कर्मचारी भी ना हो, लेकिन उसको इससे जोड़ दिया गया मरीज की सुविधा से। बड़े शब्द यूज कर रहा हूँ डॉक्टर साहब मैं। पुराने ज़माने में डॉक्टर और मरीज का संबंध भक्त और भगवान के संबंध के जैसे ही होता था। मरीज जब आपके पास आता था पूर्ण विश्वास से आता था और वो उस विश्वास की दम, क्योंकि डॉक्टरी में ज़्यादा मनोविज्ञान है, गोली अपना काम करती है, मनोविज्ञान अपना काम करता है। अब उसमें कितनी कमी आप देखते हैं पिछले दिनों? नहीं, अब तो उसमें काफ़ी कमी है और आप भी जैसे जानते होंगे कि आप भी जो है वक्त पड़ने पर उसी डॉक्टर के पास जाएंगे जिसका आप जो है जिसका आप व्यवहार समझते हो या अपनी जान पहचान हो, क्योंकि हर आदमी के यहाँ हर आदमी आप नहीं जा पा रहे। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। पुराने ज़माने में अनुभव के आधार पर डॉक्टरी होती थी, अब टेक्निकल पार्ट आ गया, हर चीज़ की जांच होने लगी और उसके बाद डॉक्टरी होती है। तो इससे कितना अंतर आया है इलाज में? इससे काफ़ी अंतर आया है। एक मरीज जिसको 11-12 बजे डॉक्टर देखता है, अब वो जांच कराने जाता है तो पता पड़ा अगर वो 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से आया है तो 5-6 बजे वो जांच के डॉक्टर के पास फिर ले जाता है, फिर निपटता है। ये एक सबसे बड़ी समस्या हो गई है। इलाज में जैसे टेक्निकली वो साउंड हो गया कि उससे पता चल जाता है कि लगभग अनुभव के आधार पे नहीं, अब फैक्ट्स के आधार पे इलाज होने लगा है। नहीं, जैसा अभी अपनी बात हो रही थी ना कारपोरेट हॉस्पिटल्स की, उसी प्रकार से क्या है कि एक जो मरीजों के दिमाग में जो घुसाया गया कि जब तक आपकी जांच नहीं होगी इलाज का है। यानी आज भी कई सारे सीनियर डॉक्टर हैं जो इलाज कम लिखते हैं, लेकिन उनका लोग मखौल उड़ाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको अभी मिलवा सकता हूँ कई लोगों से, तो फिर वो मरीज़ को दोबारा वहाँ नहीं जाने देते। और कई लोगों ने जब डॉक्टरों पे जब निगलिजेंसी केस किए हैं तो उसमें ये भी लिखा है साहब इन्होंने सोनोग्राफी नहीं कराई, वो नहीं कराई। तो ये सब चीज़ों की वजह से व्यवसायीकरण भी तो हो गया, उसका जो पैसे का भी तो लाभ है लोगों को, इसलिए लोग जाँच ज़्यादा लिखते हैं। बिल्कुल, दोनों चीज़ें हैं। मतलब एक तो मजबूरी हो गई आदमी की और दूसरे क्या है कि अब जैसे हाथ देख के वो बताएगा खून की कमी है, ये ताकत की दवाई लो, जब वो है तो मरीज़ विश्वास ना करके मरीज़ कहेगा इसका हीमोग्लोबिन नहीं दे। अभी अपन ने कोरोना में देखा था
आदमी जुकाम खांसी कुछ भी है उसको, वो सीधी सीटी कराने दौड़ता था। अपन ने कितना प्रचार किया कि सीटी की ज़रूरत नहीं है, आपके लक्षण जितने गंभीर होंगे उस आधार पर आपको उपचार होगा, कराएं। लेकिन लोग बाग नहीं माने और सीटी स्कैन में उन्होंने जो है डिस्टेंसिंग की तक धज्जियाँ उड़ा। आम डॉक्टर जहां अपनी नौकरी के रिटायरमेंट के समय तक पूरी तरह से थक जाता है, आप इतने सक्षम होते हुए भी रिटायरमेंट के बाद एक पीएससी में संविदा सेवा दे रहे हैं और इतने स्वस्थ और फिट हैं। क्या राज है इस पूरी व्यवस्था आपकी दिनचर्या का, जीवन का? क्योंकि आम आदमी जो आम डॉक्टर है वो उम्र के इस दौर में आते आते जब रिटायरमेंट की उम्र आती है 2 साल पहले कहता अब तो आराम करूँगा मैं, अब बहुत थक गया हूँ जिंदगी से। क्या इसका राज है? और पूरी तरह सक्षम है आप तब भी? इसका राज यही है कि मैं आप सब लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और अपने मरीजों से भी जुड़ा हुआ हूँ, समाज से जुड़ा हुआ हूँ। इसी की वजह से जो है मैं खूब चल फिर रहा हूँ, अपने आप को स्वस्थ महसूस करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ मैंने अपनी सेवा के दौरान जो लोगों के लिए रक्तदान के लिए जो ब्लड ग्रुप वगैरह बनवाए, तो वो लोग भी मेरे संपर्क में रहते हैं, मैं लगातार उनसे भी जुड़ा रहता हूँ, इसीलिए मैं स्वस्थ रहता हूँ। सर आप 65 से 67 साल की युवा हैं, तो जो युवा आ रहे हैं कर्म के प्रति उन्हें सजग करने के लिए क्या संदेश आप इस समय देना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो सभी से यही निवेदन है कि आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। 2 चीज़ों में बहुत अंतर है, एक बुढ़ापा, एक वरिष्ठता। बुढ़ापा तो आदमी ने मान लिया कि मेरा बुढ़ापा आ गया तो उसका बुढ़ापा हो गया, लेकिन चूंकि मानव जीवन दोबारा नहीं मिलता, आदमी को जी भरकर इसे जीना चाहिए और जितनी सेवा अपन से बन सकती है उतनी करना चाहिए, क्योंकि हमको कल का पता नहीं है, कल हम बिस्तर पर रखे हो जाएं, क्या हो जाएं। तो सभी चिकित्सकों को जो इस सेवा में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादातर लोग तो सेवा भावी होकर आते हैं, युवा सारे युवाओं जो युवा वर्ग जो है उसको अगर स्वस्थ रहना है कर्म की प्रधानता रखते हैं, उसको कर्म की प्रधानता रख के चलना चाहिए। वो जितना अगर मेहनत करेगा उतना ही जो है उसके संबंध भी रहेंगे और उतना ही सफल रहेगा। आईएमए के भी आप अध्यक्ष हैं और आईएमए क्या गतिविधियां कर रही है वर्तमान में? नहीं, आईएमए ने वर्तमान में जो गतिविधि की, जैसे जो कोरोना काल है, हमारे करीब 50% से अधिक डॉक्टर्स जो है फ़ोन पर निःशुल्क परामर्श देते रहे, टेलीमेडिसिन के बाद। हाँ, और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर्स ने इस बार जो है चूँकि वैक्सीन लग गई थी, इसलिए मरीजों को देखना बंद नहीं किया। आप देखते होंगे कि डॉक्टर्स लगातार मरीज देखते रहे। और तीसरी चीज़ ये है कि जो गुना का जो नागरिक समूह बना था, उससे भी सरकारी और प्राइवेट सभी डॉक्टर जुड़े रहे और व्हाट्सएप पे भी, उसमें ग्रुप व्हाट्सएप पे भी जो है लोगों की समस्याएं हल करते रहे। मतलब कोई झिझका नहीं है इस बात से कि हम इससे क्यों जुड़े। रक्तदान के लिए भी आप सदा लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। गाँव आप CMHO भी रहे गुना के और आपने बहुत काम किया उस समय भी, और रक्तदान पे भी आप काम कर रहे हैं, तो CMHO काल को किस रूप में याद करते हैं? CMHO काल तो सबका अपने अपनी तरह से होता है। मतलब मेरे मन में जो सेवा भाव थे वो मैंने किए सन 2006 और 7 में। आप देखेंगे कि कुछ हमने ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जो आज राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं। जैसे कि फतेहगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र था उस समय, उसमें हमने डिलीवरी पॉइंट खोला, तो जिसको आजकल L1 डिलीवरी पॉइंट के रूप में जानते हैं। फतेहगढ़, झागर, मार्की मऊ, ये सब जो हमने खोले। गुना में 8 डिलीवरी पॉइंट खोले। तो इनका राष्ट्रीय स्तर पर फिर इसका अध्ययन हुआ, इनका दौरा किया, सभी प्रदेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को करवाया यूनिसेफ ने, और फिर NHM में इसको मान्यता मिली कि इस प्रकार के जो बिना PHC के भी जो है, जो बड़ी बड़ी जगह है वहाँ पर दौरा खोलने। हमने एक ये भी किया कि जो गर्भवती महिलाएं आती थी वो समय पे नहीं आ पाती थी, तो गुना से ही शुरुआत हुई उनके लिए जो है फ्री ट्रांसपोर्टेशन की। उसके लिए हमने करीब 3 महीने मेरे और मेरे ड्राइवर के मोबाइल पे चला, हम लोग गाड़ी भेजते थे यहाँ से, और अब आजकल ये पूरी इंडिया उस चीज़ को कर रही है। इसके अलावा सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट का भी सबसे पहले यहीं स्थापना हुई, जिसमें डॉक्टर नैयर जो हैं बालोग विशेषज्ञ, उनका जो है बहुत महत्व रहा, और डॉक्टर सारस्वत साहब उस समय कलेक्टर थे, तो सभी ने उसमें मदद की। तो सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट की सफलता जब गुना में दिखी, उसकी वजह से जो है आज पूरे इंडिया के हर एक ज़िले में सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट है। तो मुझे जो है ये चीज़ हमेशा याद रहेगी। लोगों ने भले फिर मुझे बाद में CMO से हट गया था, फिर मैं दोबारा बना है, तो मेरा नाम भले कोई ले या ना ले, लेकिन ये मेरे मन में एक बड़ा संतोष रहेगा कि इस पर आज पूरा देश चल रहा है। डॉक्टर साहब, एक बड़ी बात है, आम डॉक्टर प्रशासन के साथ अपने संबंधों को ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग नहीं रख पाता या बचता है, कटता है। आपके प्रशासन के साथ सदा अच्छे संबंध रहे, क्या राज है इसका? देखिए, मेरे प्रशासन के साथ जो सदा अच्छे संबंध रहे उसका यही है कि देखिए, ज़िले में कोई भी गतिविधि है वो प्रशासन के सहयोग से हम सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। हम अगर कलेक्टर को बाईपास करके चलना चाहें तो जो भी शासकीय मशीनरी है, कलेक्टर के एक फ़ोन से भोपाल से हमारी फाइल जो है पास हो जाती है। आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ दूसरे कार्यकाल में जब CMHO बना 17-18 में, तब करीब मैंने 15 डॉक्टर जो है कॉन्टैक्ट में हमने अपॉइंट कर दिए। तो ऊपर से आपत्ति आई कि जिला स्तर से कैसे कर रहे हो, तो यहाँ पर जैन साहब कलेक्टर थे, उनके द्वारा मैंने लेटर भिजवाया। तो वहाँ पर जो है मिशन डायरेक्टर के द्वारा उन सभी की जो है स्वीकृति अनुमोदन कर दिया गया। तो कलेक्टर की बड़ी वजनदारी होती है और जिला स्वास्थ्य समिति के भी अध्यक्ष वही होते हैं। तो हमको जो है कभी ये नहीं सोचना चाहिए कलेक्टर कौन है, कलेक्टर तो कलेक्टर ही होते हैं। इस कोविड काल में, जिस दूसरी कोविड लहर में जिस तरह से लोग मरे, जिस तरह से लोगों का माहौल था, ऑक्सीजन की कमी थी, उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये किसी ने सोचा नहीं था कि ये एकदम होगा और इस तरह की जो है कमी आ जाएगी। लोगों ने तैयारी की और सबसे बड़ी चीज़ इसमें मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। एक चीज़ है निष्पक्ष रूप से कि उस प्रधानमंत्री पहले निकले जिन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों को, डॉक्टरों को पहले वैक्सीन लगवा दी। इसलिए कम से कम डॉक्टर लोग और कर्मचारी लोग भागे नहीं, फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी लगी। और फिर जैसे जैसे सुविधाओं का टोटा पड़ा, मरीज बढ़े, वैसे वैसे प्रशासन ने जनता का खुल के साथ लिया। मैं खुद भी कह सकता हूं कि जैसे अपने यहाँ जैन समाज का भामा सहायक ग्रुप बना, गुना नागरिक समूह बना, हम तो लोगों से एक ऑर्डर जैसा देते थे, व्हाट्सएप पे लिख देते थे हमको ये इंजेक्शन चाहिए, तो वो आ जाते थे। तो लोगों को यहाँ सरकारी अस्पताल में तो कम से कम दवाई खरीदनी पड़ी, ब्लड की भी ज़रूरत पड़ती थी तो हम उस पर लिखते थे तो लोग आप खूब आते थे, रख दे जाते थे लोगों को। तो इस तरह से। और अब जो है हमको जैसा कि लोग बता रहे हैं, अब जवान लोग तो काफ़ी जो है टीकाकरण हो चुके हैं। अब बच्चों के लिए हमको फिर से तैयारी करनी है, तो उसमें अधिकांश जिलों में तैयारी हो चुकी है, सरकार भी इस तरफ ध्यान दे रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बिना जन सहयोग के हम किसी भी बाधा को पूरा नहीं कर सकते, किसी बाधा को क्रॉस नहीं कर सकते। और इसमें हमारे पत्रकार हैं, समाज सेवी भाई लोग हैं और जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन है, सभी के साथ मिलकर जैसे हम अभी रहे एकजुट होकर, इसी प्रकार से हमको आगे तैयार होना पड़ेगा। गुना DH की इमेज में भारी अंतर आया है पिछले सफलता में। मतलब मरीजों की मतलब बड़े बड़े लोग जो सरकारी अस्पताल में जाना पसंद नहीं करते थे, इस कोरोना काल में वो सरकारी अस्पताल में आए हैं। तो क्या कारण है इसका? इसमें एक तो क्या है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी सीधे अस्पताल से जुड़े रहे। उस समय कलेक्टर साहब कुमार साहब थे, बाद में नोबल साहब कलेक्टर साहब आए, तो वो भी पूरी तरह जुड़े रहे। और दूसरे हमारे अपर कलेक्टर और संयुक्त कलेक्टर वो सभी जुड़े रहे। और आपने देखा है कि डिप्टी कलेक्टर सोनम जैन मैडम तो पूरी तरह से जो है ग्रुप में इस तरह से बात करती नहीं जिस तरह से कोई आम जन बात करता है। और उन्होंने लगातार सब ग्रुप से रिक्वेस्ट करती रही। ऑक्सीजन के लिए भी जनप्रतिनिधियों ने व्यवस्था कराई और हमारे जैसे जैन समाज ने और भी समाज सेवियों ने मिलकर ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को प्रदान किए। एक बहुत बड़ा काम किया। मैं नहीं समझता कि हम कोरोना को कंट्रोल कर पाते अगर ये सब लोग सहयोग नहीं करते। फाइनली आप क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? अब कोरोना की जो बाकी बचा समय है, एक और सवाल रह गया। बूढ़े वाला जी की जो आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इसके आप लगातार देख रहे हैं, तो क्या काम कर रहे हैं बूढ़े वाला जी प्राथमिक स्वास्थ्य? एक बूढ़े वाला जी पर एक तो हम जो है टीकाकरण के दिन कोरोना टीकाकरण करते हैं और लोगों को हम खुद भी समझाते हैं और हम सोशल मीडिया पर भी डालते हैं, अखबारों में निकालते हैं। इसके अलावा जो है हमारा जो मुख्य यहाँ पर जो ध्येय रहता है, गरीब आदमी को दवाई मिल जाए और वो उसको किसी प्रकार की परेशानी वो पहली बार कह दे। कोरोना में अगर आप देखेंगे तो डायबिटीज़ का और ब्लड प्रेशर के मरीज़ को कोरोना जल्दी चपेट में लेता है। तो यहाँ पर करीब हमने 1200 मरीजों के ऐसे इसी क्षेत्र के जिसमें गुना के दूसरे एरिया के लोग हैं ऐसे कार्ड बनाए हुए हैं जांच करके, जिनको हम मासिक दवाई दे रहे हैं, यहीं से सरकारी दवाई दे रहे हैं और उनको फ़ायदा पड़ रहा है। तो ऐसे लोग जो कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जिनका कंट्रोल में है, आप देखेंगे कि उनको कोरोना नहीं छुआ। तो ये एक जो है बहुत बड़ा काम है। मैं और भी सभी चिकित्सकों से इसका निवेदन करता हूँ
कृपया इस चीज़ का प्रचार प्रसार करें। और अगर मरीज़ नहीं खरीद सकता तो इस समय सरकारी दवाई गांव लेवल पे अभी जो उपस्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर भी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। अगर एक बार हम सबका रजिस्ट्रेशन करके और सबको अगर दवाई खिलाने लगें तो मैं समझता हूँ हम जो युवा वर्ग है और वृद्ध वर्ग है उनमें से हम 95% को कंट्रोल कर देंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा सभी से यही निवेदन है कि हम ये नहीं समझें कोरोना चला गया। कोरोना जिस तरह से हम बाज़ार खुलने की बाट निकाल रहे थे वो भी बाज़ार खुलने की बाट निकाल रहा था। अपन तो यूँ माने और हमको वैक्सीन भी लगवाना चाहिए दोनों खुराक। इसके अलावा हमको मास्क का उपयोग करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमको उपयोग करना चाहिए और भीड़ भाड़ से भी हमको अभी भी दूर रहना चाहिए। शादियों के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, भले सरकार ने परमिशन दे दी है, इसके बावजूद भी हमको एक चीज़ करना पड़ेगी, उसमें जैन समाज का अनुसरण करना पड़ेगा और हमको दिन की शादी करनी चाहिए। क्योंकि दिन में जो है हमको पता पड़ जाता है कि किस प्रकार के लोग हैं, भीड़ भाड़ में अनावश्यक छूने से बचते हैं और खाने के लिए भी 10 बजे से लेकर 3-4 बजे तक का एक लंबा समय मिलता है भीड़ में। ये थे डॉक्टर रामवीर सिंह भगवंशी साहब। 67 साल की उम्र में इतना कार्य के प्रति जज्बा किसी युवा को भी शर्मिंदा कर देगा। आवश्यकता इस बात की है कि डॉक्टर रामवीर सिंह का अनुसरण काम में लोग करें और अपनी सेवाएं लगातार दें। अभी भी हम उनके साथ बूढ़े बालाजी PS प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बैठे हुए हैं। उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ।